नमस्ते एवरीवन, माय सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स। मैं स्पेशल क्लास ले रही हूँ बैक पेन के लिए 25 ईयर्स टू 50 ईयर्स फॉर रिलीफ बैक पेन। चाहे किसी तरह का बैक पेन हो, तो इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर दिव्या हैं, आयुर्वेदिक दिव्या हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। ये सालों की प्रैक्टिस अभ्यास से ट्रीटमेंट करती आ रही हैं और ये मेरी हेल्प करेंगी इस जनरी को कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। ये डॉक्टर दिव्या हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर। हाँ, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ उनसे। तो आयुर्वेदा के अनुसार 25 टू 50 ईयर्स की लेडीज़ में कॉमन बैक पेन का मुख्य कारण क्या है, उसका रूट कॉज क्या है? देखिए, आयुर्वेद में जनरलाइज्ड वे में जो सभी के लिए जो बैक पेन के लिए प्रॉब्लम आता है, उसके लिए बताया गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में बैठे हो, बहुत ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में खड़े हुए हो, तो उससे बैक पेन आता है। अगर आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, अगर आप देर रात सो रहे हो, देर रात करके सो रहे हो, आपका जो स्लीप पूरा नहीं हो रहा है, उस सभी से आपका वात जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आपने टाइम पे खाना नहीं खाया और हेल्दी खाना नहीं खाया, स्ट्रेसफुल आपका सिचुएशन है, साइकोलॉजिकली आप वीक हो, आपको बहुत सारे टेंशन आ रहे हैं, उससे भी आपको बैक पेन आने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आपने हेवी वर्क किया, अगर आपका जो स्ट्रेंथ है बढ़ के आपने काम किया, उससे भी आपको बैक पेन आने के चांसेस हैं। और इसके अलावा लेडीज़ में स्पेशली अगर मेनोपॉज है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है, अगर चाइल्ड बेयरिंग टाइम पे अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हुए हैं या फिर सी सेक्शन हुआ है, इन सभी से भी बैक पेन इंड्यूस होने के चांसेस हैं। हार्मोनल चेंजेस में थायराइड से ये सभी प्रेसिपिटेटिंग कॉज बनने के चांसेस हैं। इससे क्या होता है, लेडीज में एक सॉफ्ट स्पॉट बन जाता है जो लोअर बैक है, उसमें अगर वो ऑलरेडी वहाँ पे वीकनेस है और उसके बाद अगर लेडीज लोग अपने आप को बहुत सारा पुश कर रहे हैं काम पे, या फिर एक्सरसाइज न करके, या फिर रेस्ट न देके, तब लो बैक आने के चांसेस लेडीज में बढ़ जाते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा जानकारी दी है, ये डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बैक पेन में कौन सा दोष, वात, पित्त, कफ सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस होता है, और इस बैलेंस से सबसे अच्छे तरीके को ठीक करने का क्या तरीका है, और इसे घर में कैसे ठीक किया जा सकता है? कोई टिप है आपके पास? देखो, वात पित्त कफ में ये त्रिदोषज बोलते हैं हम आयुर्वेद में, ये बेस है किसी भी चीज के लिए। अगर आपका बॉडी वात पित्त कफ को बैलेंस्ड वे में लेके जा रहे हैं, तो आपको डिसीजेस आएंगी। बैक पेन हो या फिर जनरलाइज किसी भी डिसीज हो, अगर इसमें इम्बैलेंस आ गया तो डिसीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली बैक पेन में ये वात डिसीज ही है। जब भी पेन आता है तो वात ही एग्रेवेट होता है। इसमें एसोसिएटेड दोषास होने के चांसेस हैं, जो वात को बढ़ाता है। वो पित्त कफ हो सकते हैं, या फिर वात के साथ भी पित्त कफ इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। उसी के हिसाब से आपको पेन विद बर्निंग, पेन विद नमनेस, हेवीनेस, ऐसे चेंजेस ऑफ सिम्टम हमको दिखाई देते हैं अगर वात के साथ साथ दूसरे दोषास भी एग्रेवेटेड हैं। अगर वात अच्छे से फ्लो हो रहा है, अगर जैसे कि ट्रैफिक अच्छे से फ्लो हो रहा है, अच्छे से मूव हो रहा है, तो किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर ट्रैफिक में जाम हो जाए तो प्रॉब्लम होगा। आप समझो कि वात एक ट्रैफिक की तरह है, एक एनर्जी है, बॉडी में अच्छे से संचार करेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर संचार में कुछ भी रुकावट है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें आप घर में क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला, आप डाइट अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, एक्सरसाइज अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। जो भी चीज़ें वात को बढ़ाने में, अभी जो मैंने बोला जनरलाइज वे में जो बोली हैं,
उसमें अगर कुछ भी कंट्रीब्यूटिंग है आपका बात इंक्रीज करने में, इम्बैलेंस करने में, तो उन चीज़ों को आपको रोकना है, निदान परिवर्जन करना है। जो जो कॉजेस हैं उनको चेंज करना है। थोड़ा हॉट वाटर बैग, थोड़ा गर्म रखना, कोल्ड सीजन में ज़्यादा वात बढ़ता है, थोड़ा वार्म रखना और माइंडफुली काम करना। जितना काम आपसे बन पाए उतना ही करो, जो आपको बॉडी को सूट होता है वही खाना खाओ। ओवर डू मत करो, ओवर खाना भी मत खाओ, ओवर काम भी मत करो। नॉलेज के लिए ऐसा आयुर्वेद में ऐसा कोई तेल या अभयंग मेडिकल वो दवाई है या ऑर्नामेंट है जो लगाकर थोड़ी देर के लिए हम रिलीफ पा सकें? देखिए, आयुर्वेद में तो बहुत सारे ऑयल्स हैं जो मार्केट में हैं, जो आपको फ्रीली अवेलेबल है, जो शायद बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। आप वो यूज़ कर सकते हो। वो आपको जो भी लिटिल बिट ऑफ एग्रेवेटेड दोषास है, जिनसे सिर्फ ऑयल लगा के आपको रिलीफ देने वाला उतना ही बड़ा है, अगर दोषास उतना ही बड़े हैं तो डेफिनेटली आपको ऑयलिंग से ही आपको हेल्प हो जाएगा। मार्केट में संदिलिन है, आर्थोरिम है, फ्लेक्सी है, डॉक्टर आर्थो है, ये सब आयुर्वेदिक ऑयल जो है वो कोई भी खराबी नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। उसको अप्लाई करने से आपको अगर रिलीफ मिल रहा है, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। ओवरडू मत करो, थोड़ा लगा के लाइट मालिश करो, बहुत ज़्यादा मालिश करने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा गर्म पानी से आप सेक दोगे तो भी अच्छा है। इसके अलावा आयुर्वेद में जो तिल का तेल है या फिर एरंडा ऑयल माने हरडे का तेल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। स्पेसिफिकली जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का ऑयल जो रहता है वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हम बताते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा बैक पेन है तो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलके ही ऑयल को डिसाइड करके वो यूज़ करना बेटर है। क्या बैक पेन कम करने के लिए आयुर्वेदा में कोई विशेष आहार भोजन है जिससे संबंधी आप गाइडेंस दे सकती हैं या सुझाव दे सकती हैं? देखो, डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ट्रीटमेंट में या फिर हमारे हेल्थ को बनाने या बिगाड़ने में। मेनली जैसे मैंने जनरल कॉजेस में बोला, डाइट में भी अगर आपने टाइम पे खाना नहीं खाया तो भी वात बढ़ता है, और जो आपको भूख नहीं लगी फिर भी आपने खाना खाया तो भी वात बढ़ जाता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और क्वांटिटी ऑफ फूड भी अगर बहुत लेस खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उससे भी आपको प्रॉब्लम होता है। तो अपने अपने जो एपेटाइट है, हंगर है, उसके हिसाब से अपना डाइट और क्वांटिटी ऑफ डाइट आप मेंटेन करो। टाइम पे खाना खाओ, बहुत लेट मत खाना, बहुत रात को भी लेट मत खाना, और भूख लगने के बाद लेट मत खाना। उसके अलावा इन जनरल आप तीखा, बहुत तला हुआ, ऑयली फूड, बहुत सारा मसालेदार फूड, हैवी फूड, ये रेगुलरली मत खाना। डेली के लिए अगर आपको ऑलरेडी बैक पेन है तो अवॉइड वेरी स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, फ्राइड फूड, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत सारा आपका एनर्जी ले लेता है और दोषास को इम्बैलेंस करने में बहुत उसका हाथ है। पैक्ड फूड, टिन्ड फूड, फ्रोजन फूड या फिर बेकरी का आइटम, ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ को बिगाड़ देता है, जिससे कि दोषास इंक्रीज हो जाते हैं। इससे भी वात इंक्रीज हो जाता है और आपको प्रॉब्लम देता है। जितना हो सके फ्रेश, हॉट और मन को अच्छे से स्वस्थ रख के, माने काम माइंड से खाना खाना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलता है। और अवॉइड पोटैटो या फिर जो रूट्स हैं उनसे थोड़ा बात एग्रेवेट होने के चांसेस हैं, तो ऐसा वाला फूड अवॉइड करो। जैसे मैंने बोला, ऑयली, फ्राइड, स्पाइसी फूड अवॉइड करो। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। बैक पेन के उपचार में आयुर्वेदा और योग के साथ कौन सा प्रभावी इफेक्टिव लाइफ स्टाइल चेंजेस लाना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद और योग के साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस में, जैसे मैंने पहले भी बोला, सुबह आप अगर जल्दी उठ के टाइम पे, माने एक टाइम मेंटेन करो। जल्दी माने एक लोगों को 3-4 घंटा जल्दी है, एक लोगों को 6-7 घंटे अगर उठे 6 बजे या 7 बजे
वो जल्दी। अपना जो रूटीन है वो मेंटेन करके, अगर आप थोड़ा लेट सोने के लिए जा रहे हो तो आपका एक 7-8 घंटे का स्लीप फिनिश होने के बाद आप जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी आप उठिए। उसके बाद एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन कीजिए। जैसे कि सुबह उठने के बाद आप फ्रेशन अप होने के बाद एक प्रॉपर योगा मेथड आप फॉलो कीजिए, जो बैक स्ट्रेंथनिंग का योगा हो या फिर फुल बॉडी का जो इम्प्रूवमेंट करने वाला योगा हो, वो सब आप रेगुलरली कीजिए। एक दिन किए, एक दिन नहीं किए, ऐसा फ्लक्चुएट मत कीजिए। और टाइम पे खाना, ये आपने रूटीन मेंटेन किया है, इस टाइम पे आप खाना खा रहे हो तो बायोलॉजिकल क्लॉक उसे ही फॉलो करता है और जूसेस सेक्रेशन वगैरह बॉडी में वैसे ही होता है। इसीलिए आप बायोलॉजिकल क्लॉक को रेस्पेक्ट करके उसी टाइम पे खाना खाइए। अपना जो डाइट है, अपना जो एक्सरसाइज है, अपना जो टाइमिंग है, बायोलॉजिकल क्लॉक को अच्छे से मेंटेन कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए रेडी हो रहे होंगे। महिलाओं को बैक पेन से बचने के लिए या कम करने के लिए आयुर्वेदिक के अनुसार योग का और आयुर्वेदिक वेद का क्या इम्पोर्टेंस है डॉक्टर? एक्चुअली में योगा और आयुर्वेदा दोनों हाथों हाथ चलते हैं। जैसे कोई भी डिसीज हो, उसमें आयुर्वेद का एक पोर्शन ऑफ हेल्प रहता है और योगा को भी एक पोर्शन ऑफ हेल्प रहता है। जब बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड दोषाज हैं तो उनको हमको नॉर्मलसी में लाने के लिए, बहुत हीलिंग प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब उसको हीलिंग को इम्प्रूव करने के लिए, डिसीज को रिवर्स बैक करने के लिए, बॉडी का स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए, इस सभी चीज़ों में आयुर्वेद की ज़रूरत रहती है। जब डिसीज प्रोसेस इन इट्स पीक, बहुत डिसीज प्रोसेस का स्ट्रेंथ ही ज़्यादा है, तब आयुर्वेदा पिक्चर में आ जाता है। उसको हील करने में, पेशेंट को डिसीज को रिवर्स करने में हेल्प करता है। एक बार डिसीज रिवर्स हो जाए और हीलिंग इम्प्रूव हो जाए, तब हीलिंग को मेंटेन करने के लिए, फर्दर स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए, फर्दर हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, अभी बैक में अगर बहुत ज़्यादा पेन है, पेशेंट चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं हम लोगों को, जहाँ वो सो नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, खड़े नहीं हो पाता, वॉक नहीं कर पाता। इस टाइम पे हम योगा नहीं कर सकते। उनको रेस्ट चाहिए, हीलिंग चाहिए और रिवर्सल ऑफ डिसीज चाहिए। उस टाइम पे हम आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट, मेडिसिन सब इंटरवेन करते हैं, उससे वो बाहर आ जाए। एक बार ये हाई इंटेंसिटी का जो प्रॉब्लम है वो लो इंटेंसिटी में चला जाए, एक बार वो कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद हम योगा इंट्रोड्यूस करने को बोलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट जो रिहैब का केस है, उसमें जो स्ट्रेंथनिंग का करना है, नर्व स्ट्रेंथनिंग करना है, बैक स्ट्रेंथनिंग करना है, फर्दर हीलिंग को इम्प्रूव करके बना के रखना है, उस टाइम पे योगा बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि पेशेंट लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम मेडिसिन ले, और पेशेंट भी नहीं चाहता कि वो बहुत टाइम तक मेडिसिन ले। जब भी उनको मेडिसिन और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तब तक हम मेडिसिन और ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं। उसके साथ, उसके बाद और योगा से वो मेंटेन कर पाता है, डिसीज को भी कॉम्बैट कर पाता है, प्रिवेंशन में हेल्प करता है, वापस वो बैक पेन आए नहीं और डिसीज को कम करते हैं। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। ना ये क्लियर सबको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर, आयुर्वेदिक उपचार के साथ साथ प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम सबसे लाभकारी होता है जो सके अगर बैक पेन है तो? देखो, प्राणायाम में प्राण का जो है उसको हम गाइड करते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में वात है, वैसे ही योगा में प्राण है। दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ वर्ड्स डिफरेंस है। जैसे कि वात में जो बैक पेन में 5 वात है, उसमें बैक पेन में अपान वात जो है वो अल्टर्ड होता है। प्राण में भी 5 प्राण है, वो भी अपान प्राण को ही यहाँ इम्पोर्टेंस देता है।
तो प्राण को अगर हम गाइड करें कि उसका एक्चुअल पाथ क्या है, एक्चुअल उसका फंक्शनिंग क्या है, एक्चुअल उसका फ्लो क्या है, अगर उसको हम गाइड कर पाए तो बैक पेन में बहुत असर मिलता है हमें। तो प्राणायाम में जो भी हम अनुलोम विलोम हो, भ्रामरी हो, कपालभाति हो, सब प्राणायाम हेल्पफुल है, क्योंकि सभी प्राणायाम पाथ को रिलेटेड है, पाथ को गाइड करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर प्राणायाम ही हमको करना है, आपसे जो बन पाए, आप जो कर पाए, सभी प्राणायाम अगर कर पा रहे हो तो सभी कर लो, नहीं तो एटलीस्ट बेसिक आप अनुलोम विलोम भ्रामरी कर लो तो भी चलेगा। हाँ, थैंक यू जानकारी देने के लिए डॉक्टर। आयुर्वेदा दृष्टिकोण के हिसाब से बैक पेन में कौन कौन से योगा आसना या तकनीक है जो सुरक्षित और प्रभावी हैं? बैक पेन के लिए आयुर्वेदा और योग थेरेपी को कैसे मिलाकर तेज और लंबे स्थायी तौर से पेशेंट को आप रिलीफ दिला सकते हो? देखो, योगा बहुत इम्पोर्टेंट है बैक पेन के लिए। बैक एक बार जो हाई इंटेंसिटी का योगा के साथ, आयुर्वेद के साथ एक बार उसको कम लेके आए तो मेंटेनेंस के लिए भी हम मेडिसिन देते हैं। उस टाइम पे योगा इंट्रोड्यूस करना है। उसमें आसनास में जनरलाइज वे में नहीं बोल सकती, बहुत सारे आसनास हैं, जैसे कि भुजंगासन हो या फिर आपका सेतुबंधासन हो। ये सब आसन अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हम बैक स्ट्रेंथनिंग का जो एक्सरसाइज या आसन बोलते हैं, सभी आसन सभी के लिए नहीं है। अभी मैंने भुजंगासन बोला या फिर सेतुबंधासन बोला, सभी बैक पेन वाले सभी आसनास नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअल में सभी का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है और बैक पेन का कॉजेस भी डिफरेंट है। यस, नर्व इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट है, नर्व का जो फ्लो है वो डिफरेंट है। अगर मैं लिख के दे दूँ ये आसन करो, तो वो जाके बोलेगा कि मैंने जब लेग रेसिंग एक्सरसाइज किया तब मुझे पेन आया, या फिर मैंने भुजंगासन किया तब मुझे पेन आया। तो जो बंदे को आसनास कंफर्टेबली कर पाए, जहाँ पे पेन एग्रेवेट ना हो, जहाँ पे पेन वापस शुरू ना हो, हाँ, वैसे वाले आसन करेंगे तो वो बेस्ट है। क्योंकि नहीं तो मैं अगर वो सेट ऑफ आसनास बता देती हूँ कि ये आसन करना है, तो उनको अगर पेन है तो भी उन्होंने फोर्स किया अपने आप को, तो प्रॉब्लम आ जाए। तो इसके लिए प्रॉपर योगा इंस्ट्रक्टर से आपका जो आसन है वो सीखना बेस्ट है। उसमें आप मैं एक जनरलाइज वे में मैं क्या बोलती हूँ, लंबा स्ट्रेच एक्सरसाइजेस करो जो लेट के करने वाले, जहाँ पे बैक को हम सपोर्ट में रख रहे हैं। तो उसके बाद जो आप एक्सरसाइजेस, लंबा स्ट्रेच एक्सरसाइजेस वगैरह करते हो, उसमें बैक का कुछ भी ऐसा नहीं कि नस दब जाएगा या फिर नस स्ट्रेच हो जाए। करेक्ट। वैसा वाला ईज वाला एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जहाँ पे नर्व्स कंप्रेस नहीं होगा, फर्दर नर्व्स को पुल नहीं होगा। हाँ, तो वैसा वाला सेफ एक्सरसाइज कर सकते हो। नहीं तो सभी आसनास जो बैक स्ट्रेंथनिंग का है वो योगा इंस्ट्रक्टर के साथ आप एक बार कंसल्ट करके करना बेस्ट है। हाँ, इस चीज़ से मैं भी सहमत हूँ। मैंने भी कई क्लाइंट्स लिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू उनके रिक्वायरमेंट और कंफर्ट जोन के हिसाब से मैं भी सजेस्ट करती हूँ। तो डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदा में कटी बस्ती, पिंड स्वेद, अभयंग और पंचकर्मा उपचार बैक पेन में कब और कैसे उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है? देखो, एक्चुअली में आयुर्वेद से बैक पेन बहुत अच्छे तरीके से हम रिलीफ दे सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। मैंने एकदम मैजिकल रिजल्ट देखे हैं पेशेंट्स में। मैं एक्चुअल में ज़्यादातर बैक पेन, नी जॉइंट पेन ऐसा वाला केसेस ही ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है। तो एक पेशेंट अपने दूसरे बंदों को बोलते हैं, तो वो वर्ड ऑफ माउथ मुझे बहुत सारे पेशेंट आते हैं बैक पेन रिलेटेड। जहाँ जहाँ आपको बैक पेन में सर्जरी भी बोला गया है, वैसे वाले पेशेंट्स को भी आयुर्वेद में हमने ट्रीट किया है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आयुर्वेद में
दोषास एग्रीवेशन की वजह से आपको ये बैक पेन आता है, तो उसकी सिवियरिटी देख के हम आपका पंचकर्मा का, कटिबस्ती का जो भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत है उसको हम प्लान करके बताते हैं। उसमें कटिबस्ती भी आता है। कटिबस्ती में हम लोकली आपको तेल डालते हैं, ये वेल जैसा बनाते हैं, उसमें तेल डालते हैं, उसके बाद मसाज होता है, स्टीम होता है, लेप होता है। टोटल 1 घंटे का ट्रीटमेंट रहता है और हम 8 दिन के लिए करने को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कंप्रेस हो रहा है नर्व, उस कंप्रेशन को हम श्रिंकिंग करने के लिए, जो नर्व्स को खुल जाने के लिए, जो बैक पेन के लिए ये प्रॉब्लम दे रहा है, उस कॉज को ही ट्रीट करने के लिए कटिबस्ती रेकमेंड करते हैं। उसके अलावा पोटली का मसाज, जो पत्रपिंड स्वेल्थ है, उससे क्या होता है, नरिशिंग हो जाता है, पेन रिलीफ हो जाता है, स्ट्रेंथन अप हो जाता है। वहाँ का जो जॉइंट है, नस है, जो होल्ड करते हैं मसल्स, जो बैक को होल्ड करते हैं बोन्स, उन सभी का नरिशमेंट हो जाता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाता है। इसके अलावा अभ्यंगा जो मसाज है, जो क्लॉग्स है, एनर्जी जो ब्लॉक हुआ है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो है, अगर जो दोषास बहुत ज़्यादा बड़े हैं और आपका जो कटिबस्ती लोकल हम कर रहे हैं या पत्रपिंडा अभ्यंगा जो लोकल हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सिर्फ उससे अगर प्रॉब्लम हील नहीं करेगा, बहुत अंदर स्वेलिंग जो है, जो डिस्क बल्ज है, डिस्क प्रोलैप्स है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो डेफिनेटली हम पंचकर्मा इंटरनल ट्रीटमेंट भी रेकमेंड करते हैं। बस्ती एनिमा ट्रीटमेंट वगैरह रेकमेंड करते हैं और बहुत अच्छा मैजिकल रिजल्ट है। हम डेफिनेटली कटिबस्ती और ट्रीटमेंट, पंचकर्मा ट्रीटमेंट से सर्जरी अच्छे से अवॉइड करके नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट है पीरियड के टाइम थायराइड, पीसीओएस या मेनोपॉज, हार्मोनल चेंज, ये सभी और भी ऐसे प्रॉब्लम हैं जो महिलाओं में बैक पेन को प्रोवाइड करते हैं। क्यों और ये इस समूह में, इस एज में होता है, तो ये क्या नॉर्मल है या आयुर्वेदा के हिसाब से इसे भी हैंडल अच्छे से किया जा सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। लेडीज लोगों में ये सब एडेड प्रॉब्लम देता है, ठीक है। जहाँ दूसरे लोगों को सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम को ट्रीट करना रहता है, लेडीज लोगों में हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उसको भी ट्रीट करना रहता है। ये सब प्रेसिपिटेटिंग कॉज है जो लोअर बैक को इंक्रीज करने में या फिर उसको ज़्यादा करने में और प्रोड्यूस करने में भी ये हेल्प करता है। तो इन सभी को वो हार्मोन्स के रिलेटेड ट्रीटमेंट मेडिसिन हैं, तो उनसे अगर ये ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको भी हम मेडिसिन देके हील करें तो आपको लोअर बैक पेन में ज़्यादा हेल्प देगा। ये सभी चीज़ें प्रेसिपिटेटिंग कॉज हैं जो लोअर बैक में इंक्रीज करने में कॉजेस रहेंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर। नो, बैक पेन में आयुर्वेदा के हिसाब से रेड फ्लैग कब है जिससे तुरंत मेडिकल अटेंशन या सीरियसनेस लेने की ज़रूरत है? देखिए, लेडीज़ लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अपने जो उनको रहता है कि वो घर के लोगों को अच्छे से देखभाल करें, बच्चों को, हस्बैंड को, या फिर जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इन-लॉस हो, मदर फादर हो, घर में जो भी है उनको देखभाल करने में ही लग जाते हैं और अपना बैक पेन को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर आप पहले ही स्टेजेस में अगर अटेंड करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डेफिनेटली बैक पेन रिवर्सिबल है और अपना अच्छे से ज़िंदगी विदाउट बैक पेन आप निकाल सकते हो, जो गाइडेंस देते हैं उसको फॉलो करके। लेकिन आपने नेग्लिजेंस किया और बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आपका पैर पूरा नम हो रहा है, सेंसेशन लॉस हो रहा है, आप चल नहीं पा रहे हो और बहुत थिकनेस, हैवीनेस लगना चालू हो रहा है, दैट मीन्स आपका डिस्क प्रोलैप्स जो है वो टू मच हो गया है और जगह ही नहीं बचा है नर्व्स को ट्रैवल करने के लिए, वो नस को पूरा दबा के रख रहा है।
अभी आप आयुर्वेदा करो, योगा करो, कुछ भी नहीं होने वाला। वो जो प्रोलैप्स होके जो मांस बाहर आया है डिस्क का, वो नस को पूरा का पूरा दबा देगा और नस जो है वो डेड हो जाएगा। उसके बाद आपका पैरालिटिक अटैक वैसा होना चालू हो जाएगा, हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। वो हमारे आयुर्वेद के हाथ में भी नहीं है, योगा के हाथ में भी नहीं है। तब आपको सर्जरी जाना ही पड़ेगा, वो मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आप इतना स्टेज तक, लास्ट स्टेज तक आपने वेट किया है, तो आपको डेफिनेटली इमरजेंसी में जाना है और उसके रिलेटेड जो एलोपैथिक डॉक्टर बोलेंगे, उसके रिलेटेड जो एक्शन है डेफिनेटली आपको लेना है। मैं सहमत हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देती और अब पेन को झेलते रहती हैं सालों साल, 10 साल, 5 साल, लाइक दैट। तो डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस है, पेन हम लंबे टाइम तक झेल रहे हैं, तो इसका बैक पेन पर क्या प्रभाव पड़ता है होम मेकर्स या मन पे? देखो, आयुर्वेद में ना जितना हम बॉडी को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे हम योगा में भी इम्पोर्टेंस देते हैं, मनस जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, इवन डिसीज प्रोड्यूस करने में और हीलिंग में और स्ट्रेंथनर। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो सेल्युलर लेवल में भी हमको उसका असर दिखाई देना चालू कर देगा। अगर आप एक्सेप्टेंस लेवल में नहीं हो हीलिंग को, अगर हम यहाँ से मेडिसिन दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, जो बेस्ट है वो कर रहे हैं, लेकिन आप अपना स्ट्रेस वैसे ही मेंटेन कर रहे हो, स्ट्रेस को, अगर स्ट्रेस को आप इम्पोर्टेंस दे के उसको कम करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो बॉडी उसका पूरा का पूरा असर नहीं लेगा और हीलिंग भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आपका स्ट्रेस लेवल तब जब ज्यादा है तो आपका हीलिंग कॉम्प्रोमाइज होता है और डिजीज एग्रेवेट होता है। जितना आप साइकोलॉजिकली काम एंड कूल मेंटेन करते हो, उतना आपका हीलिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जो स्ट्रेस की वजह से ही बैक पेन में आए और कुछ नहीं, उन्होंने बहुत ओवरडू काम किया भी है और बहुत स्ट्रेस अपने अंदर ही दबा दबा के रखा है। जो आप इमोशनल दबाव अंदर दबा के रखते हो, वो सब आपका जो वीक पॉइंट है वहां से बाहर आता ही है। तो स्ट्रेस को मेंटेन करना, आपको मेडिटेशन करना या प्राणायाम करना या फिर योग निद्रा का प्रैक्टिस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदा में बैक पेन वाली महिलाओं के लिए सुबह और रात की कौन सी रातचर्या का सलाह देंगी आप? आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या में ऐसा है कि जब जब आपको कोल्ड एटमॉस्फेयर है, ऋतु में अगर आपका कोल्ड एटमॉस्फेयर है, डेफिनेटली आपको गरम गरम कपड़े पहनना है। जितना आप हीटर या फिर आप गरम पानी का सेक वगैरह यूज कर सकते हो तो वो बेस्ट है। उसके अलावा वात जो है, रुक्षता, उससे एग्रेवेट होता है, ड्राइनेस जो है वो अच्छे से फ्लो होने को नहीं देता है। तो अभ्यंगा, फुल बॉडी एप्लीकेशन, ऑयल एप्लीकेशन इज वेरी वेरी गुड। आप घर में तिल तेल है तो वो यूज कर सकते हो, एरंड तेल है तो वो यूज कर सकते हो, इवन आप थोड़ा सा लाइट मसाज भी कर सकते हो। उसके बाद हॉट सेक, गरम सेक दे सकते हो। फुल बॉडी एप्लीकेशन ऑफ अभ्यंगा ऑयल, वो आयुर्वेद में दिनचर्या में बोला गया है कि डेली आप तेल लगाओ, डेली तेल लगाओ और डेली एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज योगा वगैरह अपना स्ट्रेंथ के हिसाब से करो, अति नहीं, अयोग नहीं। अति योग करोगे, बहुत ज्यादा अपने स्ट्रेंथ से ज्यादा आप करोगे एक्सरसाइज योगा, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। अयोग अगर आप करोगे ही नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। जो भी आपका खाना वगैरह है, जो क्वांटिटी वाइज है, वो भी अपने स्टमक का अग्नि को समझ के उसको करो। उसके अलावा अगर आप अपने खाने में हो सके तो आप तेल घी ये मिनिमल रखो, लेकिन यूज करो। उससे क्या होता है, लुब्रिकेशन होता है। एकदम जीरो तेल, एकदम जीरो घी ये भी नहीं, क्योंकि स्निग्धता जो चाहिए सेल्स में वो इम्पोर्टेंट है। वात को जो स्मूथ मूवमेंट चाहिए
उस स्निग्धता से ही आता है। जो सॉफ्टनेस मेंटेन होता है सेल्स में हो, वेजल्स में हो, नर्व्स में हो, उस स्निग्धता उसी से आता है। तो मिनिमम क्वांटिटी में आप कोकोनट ऑयल या फिर ग्राउंडनट ऑयल या फिर तिल का तेल या सेसमे तेल वो आप छौंक में सब यूज़ कर सकते हो। घी भी 1 या 2 स्पून तक आप अपने खाने में सब यूज़ कर सकते हो। आप मोरिंगा का लीव्स यूज़ कर सकते हो, वो वातहर है जो आपका जो अगर वात ज़्यादा बढ़ा हुआ है उस टाइम पे वो यूज़ कर सकते हो। और एक बताती हूँ एरंड का जो पत्ता है उसको पेस्ट करके आप लगा सकते हो, वो भी अच्छा है, रेगुलरली लगा सकते हो। एक मेनली आप तेल इज बेस्ट, ऑयल इज बेस्ट फॉर वाता। अगर आप अभ्यंग कर लो, अगर आप गर्म पानी से नहा लो बाद में 1 घंटा छोड़ के, या फिर आपको टाइम नहीं है 5-10 मिनट भी छोड़ो, उसके बाद भी गर्म पानी से नहा लो, वो बेस्ट है। इतना आप यूज़ करो, अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर फॉर ये ढेर सारे हमें मेरे सब्सक्राइबर और मेरे क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो डेफिनेटली मैं आशा करती हूँ आप इसको ध्यान से वीडियो देखोगे। मैं रीना सिंह, योगा थेरेपिस्ट। मेरा स्पेशलाइजेशन बैक पेन को पूरी तरह से ठीक करना है फॉर लेडीज़। डॉक्टर अगर महिलाओं के कुछ वेलनेस के लिए कुछ आप क्लासेस ले रही हूँ तो डेफिनेटली मैं आपको लिंक दे शेयर कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।